ठीक है, तो ये माइंडसेट उसी का परिणाम है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ लाया गया, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सोच या आरएसएस की सोच जरूर है कि उसको हम लोग फिर से अपना ट्रेडिशनल सिस्टम को यहाँ लाएं, उस तरह से थोड़ा करें या सुधार करें इस चीज़ में। और समय समय पर पहले भी रहा, चाहे वो विवेकानंद रहे, जितने भी समाज सुधारक थे, गांधी रहे, और भी जितने लोग रहे, तो समझेंगे इसको हम लोग सही तरीके से। मॉडर्न एजुकेशन देखते हैं। बिहार हैड बीन एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन सिंस एंशिएंट टाइम इटसेल्फ। ठीक है, कहा जा रहा है कि बिहार हमारा जो है पुराने समय से ही एक बड़ा प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था शिक्षा का। Nalanda University, situated in Bihar, was considered one of the major educational centers, not only in India but also the world. हमारे यहाँ बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसको हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र माना जाता था। The real beginning of Western education is considered to be from 1835 AD onwards. अब देखिए यहाँ ये लाइन है समझने की कि बिहार या भारत में वेस्टर्न एजुकेशन की जो असल शुरुआत वो कब से मानी जाती है? इट इज़ फ्रॉम 1835। तो 1835 क्या था, क्यों खास था, बताएंगे? एटीन 1835 साल आपको तो पढ़ाया गया है। 1835 में लॉर्ड मैकॉले जो थे, तो उनको जो है ये जिम्मेदारी दी गई थी कि एक आप नया पॉलिसी तैयार कीजिए शिक्षा के लिए। ठीक है, तो 1835 में बहुत कुछ हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण साल था, बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। तो उसी साल जो है कमेटी बनी थी और उसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले, जिनको कहा गया था कि आप आगे कैसी शिक्षा यहाँ लाई जाए उसके लिए एक पॉलिसी बनाइए। तो इसीलिए उस साल को हम लोग शुरुआत मानते हैं वेस्टर्न एजुकेशन। देखिए, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार इंक्लूडिंग द कंट्री। तो जैसे कि अब चूंकि पूरे देश में आया तो बिहार में भी आया, तो दोनों जगह शुरुआत वेस्टर्न एजुकेशन का इसी को मानते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वॉज एम्फेसाइज्ड अंडर द लॉर्ड मैकॉले प्लान। देखिए यही प्लान उन्होंने, जो लॉर्ड उस समय जो है लॉर्ड मैकॉले से कहा गया था कि हमें एजुकेशन यहाँ हम चाहते हैं अपने हाथ में लेना, गवर्नमेंट जो है एजुकेशन को यहाँ प्रोमोट करे, तो उसके लिए किस तरह का एजुकेशन हो, कैसे किया जाए उसको, उस सारा प्लान बनाने, तो जो लॉर्ड मैकॉले ने प्लान बनाया था उसी का नाम दिया, उसको कहा गया लॉर्ड मैकॉले प्लान, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ लाना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जो वेस्टर्न मॉडल है एजुकेशन का, जिस तरह से यूरोप अमेरिका के देशों में पढ़ाई होती है, उस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ लाई जाए। देखिए आपके यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ बने हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास, ये सब जो है जैसे वहाँ हार्वर्ड हुआ करता था, ऑक्सफोर्ड हुआ करता था, उसी के मॉडल पर कॉपी करने की कोशिश की गई। ऑक्सफोर्ड की तरह का जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज बनाए गए बॉम्बे में, कलकत्ता में, ये ऑक्सफोर्ड के कॉपी थे। तो ये इस तरह से जो है आपके जो वहीं के एजुकेशन सिस्टम को कॉपी करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो उसी की बात की थी लॉर्ड मैकॉले ने। तो लॉर्ड मैकॉले प्लान जो था कि वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि देखिए हो क्या रहा था कि शिक्षा तो यहाँ चल ही रही थी पहले से, तो पहले की जो यहाँ शिक्षा चल रही थी, वो पहले की जो व्यवस्था थी उस हिसाब से होती थी। पहले यानी जब मुगल थे या नवाब, जहाँ जो भी राजा होते थे, उस समय जैसी ज़रूरत होती थी उस समय के हिसाब से एजुकेशन होता था।
अब ये लोग अपना, देखिए आपको पता है कि जुड़ा हुआ है सब चीज़ किससे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आखिरकार वो लोग क्यों आए यहाँ आए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते। उन्होंने मशीन का इन्वेंशन किया था, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था, उसका इस्तेमाल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेचना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाया जाए, पैसा कमाया जाए। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते उन्हें क्या चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल। भाई माल होगा, कच्चा रॉ मटेरियल होगा, तब ना उसका आउटपुट बनेगा कुछ। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें चीप लेबर चाहिए था, और फिर जब सामान बन जाए तो उसको खरीदार भी तो चाहिए, खाली बना के क्या करेगा जब कोई खरीदने वाला नहीं हो, तो उसे मार्केट भी चाहिए था। तो इन सब की खोज में ही लोग निकले थे दूर देशों में, समुद्र से, सी वॉयज पर। तो एशिया के जो देश आए थे तो यहाँ उन्हें क्या है, रॉ मटेरियल मिल रहा था चीप, कॉटन वगैरह सब, मेनली कॉटन था उस समय, कॉटन सिल्क वगैरह, और उन्हें यहाँ आदमी मिल रहे थे चीप काम करने वाले, चीप लेबर। पहले तो यहाँ से वो जहाज़ में भर भर के ले जाते थे, बाद में उन्होंने सोचा कि इतना लाने जाने का खर्चा होता है, उससे अच्छा यही फैक्ट्री डाल दो, तो यहाँ भी होने लगा था। लेकिन पहले यहीं से इसलिए ले जाते थे वो लोग काम कराने के लिए। उस समय इसीलिए स्लेव ट्रेड होता था, लोगों को खरीदा बेचा जाता था काम करने के लिए। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण वो यहाँ, और उसके बाद फिर खरीदार चाहिए थे, सामान बिके तो उसको खरीदने वाला भी चाहिए, तो इंडिया में जो है उन्हें खरीदार भी थे। आज देखिए यही चीज़ें आज भी हो रही है। आप देखिए हिस्ट्री कहा जाता है कि रिपीट होता है, आज फिर से यही चीज़ें हो रही हैं। आज जो है मोदी को इतना क्यों वैल्यू दे रहे हैं सभी देश, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जितने भी देश हैं, रसिया वगैरह जो भी है, क्यों इतना इंडिया इंडिया कर रहे हैं। पहले नहीं करते थे, आज से 10-15 साल पहले कोई पूछता भी नहीं था इंडिया को, कुछ देश को छोड़ के, क्योंकि आज सबकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है। ये लोग जो नहीं पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा लोग भी कौन जान रहा है, इतना कौन हिंदू पढ़ता है, तो नहीं जान रहे हैं लोग, सबकी हालत ख़राब है, और सबको कहीं से मार्केट चाहिए जहां वो सामान बेच सके, तो जहां के लोग उसे पैसा दे सकें। और आज के डेट में इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, और यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके पास अपना बचत का पैसा है। ठीक है, इन सब लोगों की जेब में पैसा है, इसी पैसा से खिंचा रहे हैं सब देश। हाँ, देखिए हमारा जो इकॉनमी है, हमारा इकोनॉमी संयोग से बचा हुआ है बुरे प्रभाव से, जो दुनिया भर में एक मंदी आई हुई है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ है पूरे वर्ल्ड ओवर में। ठीक है, हर देश की जो इकोनॉमी है उसकी हालत ख़राब है। ठीक है, तो अब कैसे, भाई समझिए कि दुकानदार है, दुकानदार कैसे चलेगा, दुकान कैसे बढ़ेगी जब सामान बेचेगा अपना। तो ये सभी देश क्या है, दुकानदार है। ये जितने भी देश हैं, कोई कोई हवाई जहाज़ बेच रहा है, कोई जेट फ्लाइंग जेट्स बेच रहा है, कोई टैंक बेच रहा है, कोई राइफल बेच रहा है, हर तरह की चीज़ें बेच रहे हैं। ठीक है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई मेकअप का सामान, हर चीज़, मतलब दे आर प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, दे आर सेलिंग। ठीक है, बेचने के लिए ना बना रहे हैं। अब बिकेगा नहीं तो क्या होगा, हालत ख़राब हो जाएगी, बनना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। तो अब बना रहे हैं, खरीदेगा कौन, जिसके पास पैसा होगा। अब इनकी तो अपनी ही हालत ख़राब है, तो वो खरीदेगा कौन। अब संयोग से हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सेविंग्स की लोगों को बड़ी अच्छी आदत है, एक कल्चर है हमारे यहाँ की सेविंग, बचा के रखने का, बचत करके। आदमी जितना कमाता है सब उड़ा नहीं देता है, उसको सिखाया गया है घर परिवार हर जगह कि थोड़ा बचा के रखो, बचा के रखो।
और वो भी आदमी क्या है कि गांव का आदमी है तो वो अपना ही कहीं ना कहीं बचत करके रखता है, ज़्यादा बैंक वैंक में नहीं डालता है। पढ़े लिखे लोग हैं वो बैंकों में रखते हैं। तो उससे क्या है कि बचत यानी डोमेस्टिक सेविंग्स हमारे इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा है। लोग अपना, महिलाएं घर में अपना रखेंगी, आदमी भी अपना घर में जमा रखे रहेगा कहीं कहीं। और साउथ इंडिया फिल्मों में तो आप देखते हैं कि सब दीवार उवाल में भी चिनवा देता है, ठीक है। हाँ, सब जगह गद्दा वद्दा में भर देगा कि कहीं नहीं, बैंक में नहीं, हम अपने पास कैश रखेंगे। तो आखिर आप देखते हैं फिल्मों में दिखाएगा सीलिंग तोड़ रहा है तो उसमें से नोट का दरिया बह रहा है, तो कहीं गद्दा फाड़ रहा है तो उसमें से निकल रहा है, तकिया गद्दा सब नोटे का बनाया रहता है। कहने का मतलब है कि पैसा को वो लोग डोमेस्टिकली सेव करके रखते हैं, चाहे वो काला धन हो चाहे सफ़ेद धन हो, ब्लैक मनी हो या वाइट मनी, जो भी हो। तो हमारे यहाँ भी इतना कल्चर इन्वेस्ट करने का नहीं है। वेस्ट में क्या है कि एक अलग तरह का कल्चर है। आप कहिए कि सर इकोनॉमिक डिप्रेशन क्यों आया हुआ है वेस्ट में? इकोनॉमिक डिप्रेशन इसलिए आया हुआ है कि वहाँ आदमी का क्या है, कमाएगा 1 रुपया खर्च करेगा 5 रुपया। वहाँ क्या है, कमाएगा 1 रुपया तो खर्च करेगा 5 रुपया। इस तरह का लाइफस्टाइल। वहाँ आपको लगता है घर सब है, घर सब लिए रहता है लीज, EMI पर, ठीक है। घर जो है, घर गाड़ी जितना चीज़ रहेगा सब EMI पर लिए रहेगा। और EMI भी ये नहीं कि पेड किया हुआ है, वो सब चलते रहता है महीने महीने। अब होता ये है कि जहाँ EMI उसकी बंद हुई, बैंक वाले आके उसका घर भी छीन लेते हैं, उसका गाड़ी भी उठा के ले जाते हैं, वो आ जाता है सड़क पे। तो वहाँ का क्या कल्चर है कि लोन और इन सब का बहुत ज़्यादा कल्चर है, जबकि हमारे यहाँ भी उतना नहीं हुआ है। हमारे यहाँ लोग अभी भी जो है पहले सेविंग कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खरीदते हैं या लेते हैं, इस तरह का आदत है। तो लोन इकोनॉमी उनका बहुत ज़्यादा है, लोन पर चलता है बहुत, इसलिए उनका हालत ख़राब है। और इतना ज़्यादा बीच में बढ़ा दिया था, वो लोग करता क्या है कि लोन पर भी लोन ले लेता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि आप गारंटी के तौर पे कागज़ जमा करते हैं, कोई प्रॉपर्टी का, ज़मीन का, मकान का, जिसका भी, गाड़ी का, जो भी प्रॉपर्टी है। तो आप, हमारे यहाँ सिस्टम है कि आपने एक बार जमा कर दिया ज़मीन का तो अब आप बंध गए उसके लोन से, अब आप उस पर दोबारा लोन नहीं ले सकते। वहाँ क्या सिस्टम है कि आपने ज़मीन पर लोन ले लिया, ठीक है, अब उस लोन के पेपर पर भी आपको दूसरा आदमी लोन देने के लिए तैयार है, बैंक या जो भी है। वो कहेगा कि आप ज़मीन पर लोन लिए हुए ना, आप उस लोन के पेपर पर दोबारा हमसे लोन ले लीजिए। तीसरा आदमी कहेगा कि अच्छा, जो दूसरा लोन लिए उस पर आप एक बार हम आपको लोन दे देंगे। समझ गए? हमारे यहाँ भी ये सिस्टम नहीं आया है, लेकिन वहाँ चल रहा है बहुत सालों से। तो वहाँ लोन पर भी लोन दे देता है कि अच्छा आप उतना लोन लिए हुए हैं तो अच्छा ठीक है, उसके कागज़ पर आपको हम लोन दे देते हैं। तो हमारे यहाँ जो फंसने वाला सिस्टम है कि एक बार कागज़ दे दिए तो अब बंध गया, वो फंस गया, वो अब दोबारा उस पर नहीं मिलेगा, वो हिसाब वहाँ नहीं है। वहाँ है कि एक ही चीज़ पर आप 5 बार लोन ले लीजिए। तो इस वजह से वहाँ लोन का इतना ज़्यादा सिस्टम है और इसी कारण उसका मार्केट क्रैश किया हुआ है। लोग दिखावा पर इतना झूठा दिखावा करते हैं, झूठा नंबर्स देते हैं, दिखाएगा इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। तो वो झूठ बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, एक ही चीज़ को 5 बार दिखाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि आपने कुछ चीज़ खरीदा तो उसका GDP में ऐड हो गया। वहाँ क्या है कि उसी चीज़ पर ये खरीदा, उसी चीज़ पर लोन लेके वो दूसरा खरीदा, उसके लोन पर तीसरा खरीदा, और वो 4 बार ऐड हो जाता है, तो GDP उनका 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि है चीज़ एक ही, बाकी सब खाली झूठा दिखावा है, कागज़ पर है खाली। समझ गए? तो वहाँ अभी नहीं समझिएगा, इकोनॉमिक्स का है सब चीज़, कि वहाँ ये सब बहुत ही एक इकोनॉमिक बबल इसे बोला जाता है। वो बबल क्रिएट कर देते हैं। 100 रुपये की चीज़ होती है, उसको बता देते हैं 1000, क्योंकि 100 पर 100, 100 पर 100 लोन बढ़ता चला गया, सब कागज़ में है खाली, लेकिन उसको जोड़ गया, दिखा दिया कि GDP हमारा 1000 ग्रोथ किया है, जबकि हुआ होगा 100 रुपये का। अब इंडिया में भी करने लगे हैं। जैसे इंडिया में भी सत्यम घोटाला पहला इस तरह का हुआ था, सत्यम में पकड़ाया था, जो सत्यम का ऑनर जो है, सुने हैं कि नहीं? नहीं मार,
बहुत पहले का न्यूज़, आज का नहीं है। आज से 20 साल पहले का है, तब आप पढ़ते भी नहीं होंगे न्यूज़। 20-25 साल पहले का है। घोटाले के बारे में सर आप बोले थे। हाँ, बताए थे। पहला इंडिया का कॉरपोरेट घोटाला वही था, बहुत बड़ा। तो इनकी आमदनी हो नहीं रही थी, घाटे में कंपनी जा रही थी, लेकिन बढ़ा चढ़ा के फायदा हर साल दिखा रहे थे। उसके बल पर और सब लोग से शेयर बेच रहे थे, सब लोग को, सबसे पैसा ले रहे थे। दिखा रहे थे कि हर साल 3-4 हज़ार करोड़ का हमको फायदा हो रहा है, जबकि लॉस में जा रही थी। ठीक है, बढ़ते बढ़ते एक लिमिट पार हो गया तो पकड़े गए कुछ लोग, उसमें सब डायरेक्टर सुसाइड किया, कुछ लोग जेल में है। तो पहला वो तो इस तरह का अब यहाँ भी होने लगा है। वो सत्यम तो पहला था जो पकड़ा गया था, तो अब यहाँ भी धंधा ये सब चालू हो गया है, बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाला। अभी देखिए इंडियन इकोनॉमी पर ही बवाल हुआ पड़ा है। ठीक है, कोई बड़ा ये है इकोनॉमिस्ट, उसका झगड़ा हो गया, आईएमएफ से ही झगड़ा हो गया है। आईएमएफ में है। अब होता क्या है, सब मोदी के इशारे पे होता है बहुत कुछ। झूठा आंकड़ा देने के लिए कि इंडिया का ग्रोथ रेट बोल दो, इतना होगा इतना होगा। ठीक है, तो सबको क्या, उन लोग को भी तो अभी अभी इंडिया से ही काम है, तो जो बोलेगा कहेगा, जो बोलेगा करेगा। मोदी कह देगा जितना उतना बोल देगा। तो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता तो अब किसी चीज़ की रही नहीं, सच झूठ का। अब तो है कि मोदी है सबका, जो बोलेगा वो कह देगा हाँ इंडिया का इतना ग्रोथ होगा। तो अब आईएमएफ ने जब कुछ कहा होगा, तो अब आईएमएफ में हमारे जो हैं इकोनॉमिक एडवाइज़र, तब वो कह रहे हैं कि आईएमएफ ही सब झूठा ही करती है, सही नहीं करती है। वो है इंडिया के ग्रोथ रेट पर ही बवाल चल रहा है। तो मोदी सब तो किए हुए झोल झाल। तो कहने का मतलब है कि वहाँ हम लोग का एक समय 2007 में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, और वहाँ की बड़ी बड़ी फिनेंशियल कंपनी जो है डूब गई थी, लेमन ब्रदर्स और क्या क्या सब बंद हो गई थी। उसका कारण यही था, ज़मीन पर लोन लिया, मकान खरीदा, मकान के जो लोन का कागज़ है उस पर उसने गाड़ी लिया, गाड़ी के उस पर दुकान लिया, दुकान के इस पर फिर दूसरा कोई चीज़ लिया। समझ गया, है सब लोन पर ही। असली चीज़ क्या है, खाली एक ज़मीन जिस पर 5 बार लोन लिया जा चुका है। तो अगर 1 लाख वैल्यू का ज़मीन था, उस पर लोन कितना लिया गया, 10 लाख। समझ गए। तो 10 लाख तो वो पैसा तो नहीं ना है, वो तो हवा में है, तो खाली कागज़ी है। तो इसी तरह बढ़ते इतना उनका बढ़ गया कि एक साथ जब पैसा वापस मांगना शुरू किया लोगों ने, तो बढ़ता डूबता चला गया इकोनॉमी। कंपनी सबसे बड़ी जो कंपनी थी वही डूब गई, लेमन ब्रदर्स और ये सब। तो क्योंकि ये लोग वहाँ पर क्या है कि लोन का कल्चर बहुत ज़्यादा है, आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि लोग लोन भी देता है बहुत सोच समझ के, पहले देता था, अभी तो देखिए इतना देने लग गया है कि जितना देखिए बड़ा बड़ा सब इसलिए पैसा लेके भागा है। जब देगा खुल के तो पैसा लेके कौन नहीं भागेगा। जितने ही माल्या ये सब भाग रहे हैं पैसा लेके, बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, अनिल अंबानी डूब गया है कर्ज में ही, बिरला का भी हालत ख़राब था, बिकने वाला था पूरा। बिरला पर भी बहुत ज़्यादा लोन है, किसी तरह बचाए हुए। ये सब अपना गर्दन से ज़्यादा भर का लोन ले लिया है सब। और मुकेश सब लिए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अपना दबाए हुए सरकार पर दबाव देके, और कुछ लोग जिसका प्रभाव नहीं है तो सब डूब रहा है या भाग रहा है देश छोड़ के। तो हमारे यहाँ भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए रोज़ फ़ोन आते रहेगा, लोन ले लीजिए लोन ले लीजिए, लग रहा है कि पैसा बांटने के लिए बैठा हुआ है। हमको रोज़ 20 बार कॉल करता है, हम तो ब्लॉक करते करते थक गए, 100-150 नंबर ब्लॉक कर चुके हैं। रोज़ आता है, ब्लॉक करते हैं, फिर नया नंबर से करता है। कभी मैसेज करेगा, कभी व्हाट्सएप से आएगा, कभी कुछ से आएगा, लोन ले लीजिए लोन लीजिए लोन ले लीजिए। तो आखिर समझिए कि कहाँ से इतना पैसा आ रहा है लोन देने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ब्याज ब्याज बहुत हाई चार्ज करता है, उसको चाहिए पैसा, कोई लोन ले ले कि पैसा उससे ब्याज निकलवाएं। तो हमारे यहाँ का इकोनॉमी इसलिए बचा हुआ है क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ रिलेटिवली लोन लेने का टेंडेंसी कम है, सेविंग्स का टेंडेंसी ज़्यादा है। और इसीलिए उस समय भी जब पूरी दुनिया में 2007 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, हम लोग बचे रह गए थे। कारण ये था कि हम लोग का डोमेस्टिक पर रहता है इकोनॉमी। हमारा इकोनॉमी अपना लोकल डिमांड पर है। यहाँ के लोग जो खरीद बेच करते हैं अपना, यहाँ के लोग को नहीं आदत है बहुत ज़्यादा कि शेयर में लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं वहाँ लगा रहे हैं, जबकि विदेश में है। इसीलिए उन सब का पैसा डूब गया था। हमारे यहाँ अभी भी लोगों को मोटी चीज़ों में पैसा लगाने का आदत है कि ज़मीन खरीद लेंगे, सोना खरीद लेंगे, ये नहीं कि कंपनी का शेयर खरीद लेंगे, तो पता चला कंपनी डूब गया तो पैसा भी डूब गया आपका। तो
आज भी समझिए कि तो आज क्यों आ रहे हैं, आज जितने देश हैं वो आपके सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, देखिए सबको राफेल जेट पर कितना पॉलिटिक्स हुआ। राफेल जेट बेचना था या अमेरिका को F-16 बेचना था, तो कितना उस पर पॉलिटिक्स हुआ। तो बहुत सारा चीज़ मतलब कितना बताएं। तो आज कहिए कि सबको लॉलीपॉप नज़र आ रहा है क्या, हमारे जेब में बस थोड़ा बहुत पैसा जो है, मोदी भी नज़र उसी पर लगाए हुए कि कैसे सबके जेब से पैसा निकाल लें। आदित्यनाथ भी आजकल कर रहा है सब जो है, जितना आ गया है पावर में, और फिर विदेशी कंपनी जितना है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करेंगे। तो जितने भी देश हैं आज के डेट में, उन्हें चाहिए मार्केट जहां रेडी बायर्स हों, खरीदने वाले लोग हों उनके सामान को जो बना रहे हैं, ताकि वो अपना सामान बेच सकें और उनके जेब में भी पैसा है। तो यही हाल था उस समय भी। तो अंग्रेज़ यहाँ इसीलिए आए थे कि यहाँ से ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद सकें, उसको बना के फिर यहाँ बेच सके, और बीच में काम करने वाले सस्ते लेबर भी मिल गया तो वो तो और अच्छी बात हो गई, उनको भी ले जाते थे। तो ऐसे में अब उन्हें दिक्कत क्या आने लग गई कि एक तो उन्हें लोगों की, क्योंकि यहाँ का कल्चर बहुत अलग था, यहाँ के लोग उनसे घुलते मिलते नहीं थे।
यहाँ उन्हें लोग जो है उनकी भाषा नहीं समझते थे, उनके कामकाज को नहीं समझते थे। तो पहले तो जब उनका था कि ठीक है, खाली यहाँ अपना अफसर ले आए थे, सैनिक कुछ ले आए थे, बाकी यहाँ के सैनिकों को रखते थे। लेकिन ब्रिटेन से सारे लोगों को लाना बड़ा महंगा पड़ता था और ज़्यादा संख्या में नहीं ला सकते थे। तो इस वजह से उन्हें यहाँ काम करने वाले लोगों की ऐसी ज़रूरत हुई जो सरकार का कामकाज कर सके। आप देखिए सरकार में कितने लोग होते हैं नौकरी पर, आज भी हैं। सरकारी नौकरी में कितने तरह के लोग काम करते हैं हर पोस्ट। तो चूंकि वो भी सरकार चलाने लग गए थे यहाँ, तो उनकी आदमी की ज़रूरत बढ़ गई थी। पहले तो आए थे सिर्फ एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी की तरह, तो व्यापारी वगैरह उनके रहते थे, सिपाही रहते थे, बाकी इतना ही काम रहता था। जब पूरी की पूरी गवर्नमेंट उन्होंने यहाँ इस्टेब्लिश कर लिया, और गवर्नमेंट चलाने के लिए तो बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब उतने लोग तो ब्रिटेन से नहीं लाए जा सकते थे, तो इसलिए उन्हें ज़रूरत हुई कि भाई ऐसे लोग कैसे पैदा किए, कहाँ से लाएं। तो फिर यहाँ उन्हें तैयार कीजिए। अब यहाँ के लोग कैसे, यहाँ के लोग जानता ही नहीं था उस तरह का कुछ, क्योंकि नया सिस्टम वहाँ भी आया था। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ हम नए तरह के एजुकेशन डेवलप करें, जिससे हमें ऐसे लोग हमें काम करने के लिए मिल जाए जो गवर्नमेंट का काम हर तरह का कर सके। और इसी को देखते हुए, हाँ, दूसरी बात ये भी था कि यहाँ उनका बहुत विरोध भी होता था, प्रोटेस्ट भी होता था उनके बहुत सारी बातों पर, क्योंकि आपस में दोनों का कल्चर अलग था। तो उन्हें ये भी सोच लगी कि अगर हम मॉडर्न एजुकेशन यहाँ लाएंगे तो लोग धीरे धीरे हमारे कल्चर को समझ पाएंगे और फिर हमसे कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे। तो मैंने पढ़ाया था मॉडर्न इंडिया में आपको कि वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल तैयार करना चाहते थे, एक क्लास, एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को तैयार करना चाहते थे। क्लास का मतलब वर्ग, क्लास मतलब 5th 6th क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। क्लास का मतलब होता है अ बिग ग्रुप ऑफ पीपल। तो दे वांटेड टू क्रिएट अ न्यू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल which could understand their culture, which could have sympathy with them and which could do their work। एक बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को तैयार करना चाहते थे जो उनके कल्चर को समझते थे, उनसे सिंपैथी रखते थे, मतलब उनसे क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी सिंपैथी मतलब जो उनसे एक सहानुभूति, हाँ, मतलब कि उनके प्रति एक अच्छा नरम रवैया रखे, उनकी बातों क्यों वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, या उनके समझ सके और उनको सपोर्ट करे और साथ ही उनके लिए काम कर सके। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि हमें एजुकेशन सिस्टम को ही यहाँ बदलना होगा और नए तरह का एजुकेशन देना होगा, साइंस और ये सब को पढ़ाना होगा, ताकि वो उन चीज़ों को समझ सकें और आगे उसमें काम कर सके और हमारे व्यवस्था में भी काम कर सके। तो इसके लिए पहले बहुत साल तक आपको पढ़ाया मॉडर्न इंडिया से, बहुत साल तक बहस चली कि मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उसमें फिर ये तय किया गया कि ठीक है, प्राइमरी लेवल पर तो मदर टंग जरूरी है, क्योंकि उसी में समझा सकते हैं बच्चा मदर टंग में इसी, लेकिन फिर उसको इंग्लिश में सिखाया जाए, तभी वो हमारे सिस्टम को या हमारे एजुकेशन को समझ पाएगा। तो बहुत सारी बहस वो आपसे आपने ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट ये सब पढ़ रखे हैं। जब मैकॉले का चल रहा था ये सब बहस, तो फाइनली इंग्लिश वालों की जीत हुई कि इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन ही हमें लाना चाहिए, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हर लेवल पर जो है। तो ये था मैकॉले प्लान, जो यहाँ उतना डिटेल में नहीं, क्योंकि ये सब आपको लिखवाया जा चुका है मॉडर्न इंडिया में। तो यहाँ हम लोग उसको बैकग्राउंड इसलिए मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ देखिए कि यही कहा जा रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वाज एम्फेसाइज्ड अंडर द लॉर्ड मैकॉले प्लान। तो लॉर्ड मैकॉले का जो प्लान था, सुझाव था, उसमें कहा गया कि वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ डेवलप किया जाए। जिस तरह से हमारे देशों में पढ़ाई होती है, उसी तरह से इन देशों, भारत में भी शिक्षा की व्यवस्था वैसे डेवलप किया जाए। एट द सेम टाइम it was announced that educational institutions imparting English education will be provided financial assistance। और साथ ही साथ इसको जोर शोर से लागू कराने के लिए क्या घोषणा की गई
कि जो भी शिक्षा संस्थान, जो कॉलेज, स्कूल, कॉलेज या जो भी अगर नया इस तरह का खोलते हैं, अगर वो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देंगे तो उनको सरकार की तरफ से पैसों की मदद की जाएगी, फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा जो इंग्लिश एजुकेशन देंगे। तो ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। ए नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स सपोर्टेड इन प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन। बहुत सारे जो हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने भी समर्थन किया कि हाँ, अंग्रेजी शिक्षा भी मिलनी चाहिए, और सही किया था कि हमें हर तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ वो ये नहीं कह रहे थे कि हाँ हमारे यहाँ का शिक्षा बंद कर दीजिए, और उन्होंने, उनका कहना था कि भाई इंग्लिश शिक्षा भी लोगों को, क्योंकि जो भी कहीं अगर नया तरह का ज्ञान आ रहा है तो उसको हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए, हम पीछे नहीं रहे किसी से। तो इस हिसाब से, और बहुत सारे नए तरह के विचार, क्योंकि समाज भी बदल रहा था, उसको कोई रोक नहीं सकता था। समाज में बदलाव, चूँकि ब्रिटिश आ चुके थे यहाँ, जब ब्रिटिश आ चुके थे तो उनके कारण बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी, और उस बदलते समाज में नई शिक्षा को अपनाना भी ज़रूरी था ताकि हम उन्हें समझ सके उसके। तो उन्होंने इसलिए सपोर्ट किया था बहुत, जैसे राजा राम मोहन रॉय या इस तरह के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कि मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया था। लेकिन उनका ये नहीं कहना था कि अपना भूल जाइए, ठीक है। तो खैर यहाँ कहा जा रहा है कि अ नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स सपोर्टेड इन प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन। महाराजा मिनीजीत सिंह ऑफ टिकारी, अब हमारे यहाँ बिहार के कुछ लोगों का नाम यहाँ दिया जा रहा है। तो महाराजा मिनीजीत सिंह ऑफ टिकारी, महाराजा छत्रधारी ऑफ हथुआ, जिनको हथुआ महाराज कहते हैं, महाराजा रुद्र सिंह ऑफ दरभंगा, ठीक है, एट्सेट्रा, गेव फिनेंशियल असिस्टेंस लिबरली टू पॉपुलराइज इंग्लिश एजुकेशन। तो ये क्या था, आज के डेट में आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स सुने, तो जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आज का है वैसे उस समय का ये था, समझ गया। आज क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के मतलब पीछे से घूस देने का रास्ता हो गया, तो वैसे ही ये सब भी जो हुआ ये पीछे से अंग्रेजी सरकार को घूस देने का तरीका हो गया। कि जब अंग्रेजी सरकार ने कहा कि भाई जो भी अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में मदद करेगा उसको हम पैसे की मदद देंगे या ये करेंगे, तो ये लोग अपना अच्छा दिखाने के लिए अंग्रेजों को खूब जहाँ तहाँ ज़मीन लोगों को दिए कि हाँ भाई अंग्रेजी कॉलेज खोल लिए, अंग्रेजी स्कूल खोल लिए, उसके लिए ज़मीन दिया या पैसा दिया, समझ गए। तो एक तरह से वो सरकार को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं था, अंग्रेज सरकार को खुश रखने के लिए। जैसे आज सब पार्टियों को चंदा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, समझ रहे हैं, उसी तरह का चीज़ है। तो चुनाव प्रणाली था। हाँ, तो जैसे कि ये तो चुनाव, अरे चुनाव पर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, उसको आप पैसा दे रहे हैं, उसका एक तरीका बनाया गया। पार्टी को पैसा किस लिए देता है कोई भी, अपना काम कराने के लिए, नेचुरल है। तो जहाँ जहाँ जिसको अपना काम कराना था उसने क्या किया, हजारों करोड़ का जो है उस पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है। तो उसको पैसा दिया, उतना इनडायरेक्टली पैसा दीजिएगा तब ना वो काम करेगा, पार्टी सरकार में आएगा तो वैसे ही आज का इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह देखिए कहा जा रहा है उस समय कि ये लोग जो थे महाराज, ये सब बहुत लिबरली, लिबरल का मतलब खुले दिल से मदद किए। हाँ, मतलब खुले मन से, बिना कंजूसी के मदद किए। तो किस लिए मदद किए, कि उनको अंग्रेजी शिक्षा। हाँ, दूसरा चीज़ ये भी है, मैं यही नहीं कहूँगा खाली नेगेटिव व्यू नहीं रखूँगा, पॉजिटिव व्यू भी है। देखिए जितने ये राजा महाराज नवाब के बेटे थे या नवाब होते थे, ये सब जाके विदेश में पढ़ते थे, आप जानते होंगे, इनके बच्चे विदेश पढ़ते थे। तो जो राजकुमार रहते थे, जैसे नेहरू को ही भेजा गया था, तो नेहरू जो थे और माउंटबेटन ये सब साथ में पढ़े थे। माउंटबेटन भी शाही खानदान से जुड़े हुए थे, मतलब क्वीन के भतीजा भगना टाइप लगते थे। तो वहाँ तो वो लोग ऑक्सफोर्ड या जहाँ भी पढ़ते थे, तो वहाँ हमारे यहाँ के भी नवाजा महाराज के बेटे जाते थे, और वो लोग वहाँ के भी, जहाँ सब जगह के लोग पढ़ते थे साथ में,
ठीक है। तो ये लोग क्या है कि चूंकि उस शिक्षा व्यवस्था में पढ़े थे, तो उस शिक्षा में वहीं पढ़े थे तो उसको पसंद था, उसको सपोर्ट करते थे। ठीक है, जब वहीं अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में पढ़े थे तो उसको सपोर्ट भी करते थे, उसकी अच्छी बातें भी जानते थे। तो जब उस तरह के यहाँ खोलने की बात हुई तो इन्होंने उसमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया कि हाँ हाँ खुलना है, कि नहीं, नेचुरल है कि जो जिसको जानेगा उसको सपोर्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव भी था कि चूंकि वो उस सिस्टम में पढ़े हुए थे, उसकी अच्छाइयों को जानते थे, इसलिए उन्होंने खूब सपोर्ट किया उसका कि हाँ अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था यहाँ भी लाई जानी चाहिए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक took many government efforts to encourage western education। तो कहा जा रहा है उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे इंडिया के विलियम बेंटिक, उन्होंने भी कई सरकार के स्तर पर कई कदम उठाए, कई फैसले किए ताकि वेस्टर्न एजुकेशन को समर्थन सपोर्ट किया जाए, यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन फैलाया जाए। Schools were established for this purpose in Purnia in 1835 AD, Bihar Sharif in 1838 AD and Bhagalpur in 1840 AD। तो अंग्रेजी शिक्षा फैलाने के लिए जगह जगह स्कूल खोले गए अंग्रेजी मीडियम के, जिसमें कि दिया गया है कि पूर्णिया में 1835 में एक स्कूल खुला, बिहार शरीफ में खुला 1838 में, और भागलपुर में 1840 में अंग्रेजी मीडियम का स्कूल खुला। लेटर one school each in the district of Patna, Ara, Chhapra, Muzaffarpur, Munger, Devghar, Hazaribagh etc. was established। इसके बाद कहा जा रहा है कि हर जिले में, पटना, आरा, छपरा, इन जिलों में एक एक स्कूल खोले गए। भागलपुर हिल स्कूल was opened in Bhagalpur for imparting education to children of soldiers। तो भागलपुर में भागलपुर हिल स्कूल खोला गया था, भागलपुर में सिपाहियों के बच्चों को पढ़ाने सिखाने के लिए। मैं इसमें जोड़ दूं अपना भी कि हम लोग भी जिस स्कूल में पढ़े नैनीताल में, जो आज उसका बिरला विद्या मंदिर नाम है, तो वो एक्चुअली पहले वॉर कॉलेज था, हैलेट वॉर स्कूल नाम था उसका, हैलेट वॉर स्कूल, जहाँ की जो लड़ाई में लड़ने के लिए जो ऑफिसर्स लोग होते थे उनको ट्रेनिंग उनको दिया जाता था। तो पहले आज़ादी के पहले जो था उसका नाम था हैलेट वॉर स्कूल, इस नाम से वो शुरू किया गया था, जहाँ ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया जाता था। और बाद में उसको जो है यहाँ खरीद लिया गया बिरला जी के द्वारा, तो फिर उसको एक स्कूल बना दिया गया और उसका बिरला विद्या मंदिर नाम रखा गया आज़ादी के बाद। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के बहुत सारे पुराने जो थे वो पहले इस तरह के इंग्लिश मीडियम के लिए स्कूल बने थे, बाद में उनका अलग अलग यूज़ होने लग गया। वो पढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे जानेंगे। जैसे यहाँ एक आया कि भागलपुर का हिल स्कूल की बात हुई, कि जो सोल्जर्स की बात आई तो मैंने बताया वो भी आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए किया गया था। फिर आगे है देखिए, सेंट जोसेफ स्कूल वाज इस्टेब्लिश्ड इन पटना in 1847 AD एंड सेंट माइकल स्कूल इन 1856 AD। देखिए पटना का जो सेंट जोसेफ स्कूल है वो 1847 में बना था, इस्टेब्लिश हुआ, और सेंट माइकल जो है 1856 में इस्टेब्लिश। ये सब इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के लिए, और आज के नामी स्कूल हैं पटना के सब जो हैं। Earlier, people of Bihar had a number of apprehensions regarding Western education, due to which its advantage was taken only by Bengalis। देखिए एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर है कि शुरुआत में जब अंग्रेजी शिक्षा लाई गई तो लोगों के मन में, जो आम लोग थे बिहार के, उनके मन में कई तरह के डर थे, कई तरह के संकोच थे कि अंग्रेजी शिक्षा पता नहीं, एप्रीहेंशन मतलब होता है डर, संकोच, ठीक है, कि क्या होगा। जैसे देखिए आज भी, ये तो तब की बात, आज भी गांव में लोग डरते हैं कि बच्चों को पढ़ाने से डरते हैं। मैंने देखा ये चीज़ खुद, बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाने से डरते हैं कि पढ़ लिख जाएगी तो इन लोग का दिमाग खराब हो जाएगा, क्या करेगी, उल जलूल हरकतें करने लगेगी, क्या कर लेगी, बहुत सारी बातें हैं।
तो आज भी यह जो पिछड़ा समाज है, गरीब समाज है, वो आज तक भी डरता है बच्चों को स्कूल भेजने से, पढ़ाने लिखाने से। ठीक है, तो हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका डर पूरी तरह गलत होता है, ठीक है, लेकिन हाँ, वो चूँकि उनका जानकारी नहीं है शिक्षा में, तो ठीक है, वो डरते हैं। तो आज तक भी लोग डरते हैं स्कूल भेजने से कि स्कूल जाएंगे तो सबका क्या देख लेगी, क्या सीख लेगी, क्या दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, या बच्चों को ही। तो उसी तरह उस समय भी जो बिहार के लोग थे, उनके मन में कई तरह की आशंकाएं, आशंका बोलते हैं, एप्रीहेंशन का शुद्ध है आशंका। तो आशंकाएं थी, डर था कि भाई क्या हो जाएगा, इसको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस वजह से इन्होंने ज़्यादा उसमें रुचि नहीं दिखाई। इसमें सिर्फ बंगाली लोगों ने ज़्यादा रुचि दिखाई, और इसका कारण है कि आज बंगाली काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। आज आप देखेंगे कि एक बंगाली को कंपेयर करेंगे एक बिहारी, तो आपको बंगाली बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा मिलेगा, या जैसे साउथ इंडिया के लोग। कारण ये है कि उस समय उन्होंने एक प्रोग्रेसिव माइंड दिखाया कि नहीं, जो नई चीज़ आ रही है उसको हमें अपनाना चाहिए। और बिहार के लोग थोड़ा उसमें घबराए, डरे। और चूँकि ठीक है, नेचुरल बात है कि शिक्षा की भी पहले से कमी थी, तो इस वजह से लोग उतने जागरूक नहीं थे। तो इस कारण बंगालियों ने इसका ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षा और नई शिक्षा का फ़ायदा उठाया। W.S. Atkinson, Education Director of Bengal, reviewed educational backwardness of Bihar in 1861 AD and remarked that Biharis, due to ignorance and orthodoxical thinking, kept themselves away from modern education, leading to their deprivation from recruitment in government services. तो देखिए, उस समय के जो एजुकेशन के डायरेक्टर थे W.S. एटकिंसन, इनके नाम पर एक एटकिंसन कमेटी भी बनी थी शिक्षा को लेके। तो W.S. एटकिंसन ने उस समय क्या कहा, उन्होंने बिहार में उन्होंने थोड़ा जांच पड़ताल की, इसका समीक्षा किया कि बिहार में इतना पिछड़ापन क्यों है शिक्षा के मामले में। तो उन्होंने 1861 में ये रिमार्क, मतलब ये एक कमेंट किया, बताया कि बिहारी लोग जो हैं अपने अज्ञानता के कारण और पुराने सोच के कारण, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने सोच, रूढ़िवादी सोच के कारण वो अपने को नई शिक्षा से दूर रखे, और इसीलिए उनको सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिल पाती। उस समय की बात हो रही कि क्योंकि उस नेचुरल बात है कि भाई सरकारी नौकरी में उसी को जगह मिलती जो नए शिक्षा में पढ़ा लिखा हुआ था, इसके पास डिग्री था उस समय का जो भी है। और वो जब लोग नहीं पढ़े लिखे, आज भी देखिए ये कारण है, तो जो पढ़े लिखे होते हैं उनको हर जगह सरकार में या प्राइवेट में, जहाँ भी, आज बिहारी बच्चे प्राइवेट में पिछड़ जाते हैं क्योंकि इंग्लिश का उनको नहीं अच्छा रहता है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छा रहता है। मेरे ही साथ हुआ, कई अच्छे बच्चे थे, हाँ बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे साथ बहुत अच्छे बिहार के बच्चे थे जो गांव वगैरह से आए थे, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, सीखा अंग्रेज़ी को, तो टॉप कंपनी सब में अपना कर पाए, अच्छी नौकरी पकड़े। और जो लोग ऐसी अवस्था में थे कि अब वो सीख नहीं सकते थे, अब वो अंग्रेज़ी सीखने की अवस्था पार कर चुके थे, तो ऐसे में मैंने उनको सीधा कहा कि देखिए, आप प्राइवेट में अप्लाई मत करिए, आपको नहीं होगा, आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कीजिए। और फिर उन्होंने वैसा किया और अच्छे गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में इंग्लिश का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है जितना प्राइवेट कंपनीज में होता है। तो उस समय भी यही था कि उन्होंने कहा कि इसी कारण से, चूंकि मॉडर्न एजुकेशन से बिहारी लोगों ने अपने को दूर है, उसमें नहीं अपनाया है, इस वजह से वो सरकारी नौकरी में उतना आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा उस समय एटकिंसन ने कमेंट किया था। हाँ, देखिए, सैयद नवाब रिजवी established BNR Teachers Training College, Gulzar Bagh, Patna in 1909 AD, and the same year Patna Law College was established। तो सैयद नवाब रिजवी एक थे जिन्होंने की एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज गुलजार बाग। पूछेगा सैयद नवाब रिजवी के बारे में? नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन ठीक है, अगर एजुकेशन में, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा इनके बारे में, मेंस में लिखिएगा। हाँ, पीटी में नहीं पूछेगा।
तो BNR टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आज भी गुलजार बाग का अच्छा कॉलेज है टीचर्स का। तो इसको सैयद नवाब रिजवी जो उस समय थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1909 में, और उसी साल पटना लॉ कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया गया था, जो हमारा पटना लॉ कॉलेज है। 1909 में पटना लॉ कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। Establishment of Patna University on 1st October 1917 AD paved the way of higher education in Bihar। तो और फिर 1917 में मैंने बताया आपको कि जब ये आया था तो उसके बाद ब्रिटिश कॉलेजेस के मॉडल पर, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो या अमेरिका का हार्वर्ड हो, उन्हीं की तरह यहाँ इस्टेब्लिश किए गए थे कई सारे कॉलेजेस। तो उसी में पटना यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की गई थी 1 अक्टूबर 1917 को, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी। तो जो कि बहुत अच्छी उस समय की नामी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। अब तो उतनी हालत अच्छी नहीं है पिछले 30 सालों से, लेकिन एक समय था 50 साल 60 साल पहले, आज़ादी के बाद 20 25 30 सालों तक की बहुत ही बढ़िया, मतलब इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पटना यूनिवर्सिटी आती थी। और आज भी सब्जेक्ट के सब टॉप स्कॉलर्स हैं जो वहाँ प्रोफेसर्स थे पटना यूनिवर्सिटी के। हाँ, तो पटना यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुआ? ऑन 1 अक्टूबर 1917 AD। और इसने हायर एजुकेशन की शुरुआत की बिहार में। J.G. जेविंग्स was made the first वाइस चांसलर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। तो J.G. जेविंग्स थे जो कि पटना यूनिवर्सिटी के फर्स्ट VC इनको बनाया गया। राम बहादुर इदाल सिंह इस्टेब्लिश्ड नालंदा कॉलेज इन 1920 AD इन बिहार शरीफ। उसी तरह फिर बिहार शरीफ में नालंदा कॉलेज 1920 में स्थापना की गई थी। पटना साइंस कॉलेज was founded in 1917 AD as an independent college। फिर देखिए पटना साइंस कॉलेज की बात आती है कि ये इस्टेब्लिश किया गया 1917 में एक इंडिपेंडेंट कॉलेज की तरह, अपने आप में इंडिपेंडेंट था, किसी यूनिवर्सिटी से अटैच नहीं था डायरेक्टली। विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा CM कॉलेज जो है इन 1938-39 AD एंड राजेंद्र कॉलेज छपरा, प्रोपेगेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार गॉट वैल्यूएबल असिस्टेंस। तो ये सब जो कॉलेज नए नए कॉलेज सब जगह बने 1938-39 के समय, इससे और जो है मॉडर्न एजुकेशन को बिहार में फैलाने में मदद मिली। बेसिक एजुकेशन बोर्ड was created in 1938 AD with the objective of providing impetus to western education। तो प्राइमरी लेवल पर यानी निचले स्तर पर वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, बेसिक एजुकेशन बोर्ड 1938 में। पहले इसको बेसिक एजुकेशन, आजकल जिसको हम प्राइमरी कहते हैं तो उसको बेसिक पहले कहा जाता था। तो 1938 में ये बनाया गया। डिसाइडेडली प्रोपेगेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट was possible gradually। तो क्या है कि कहा जाए कि जो पश्चिमी शिक्षा को धीरे धीरे ही बिहार में फैलाया जा सका, एकाएक नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे प्रोपेगेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट वाज पॉसिबल ग्रेजुअली, धीरे धीरे, लेकिन हाँ बढ़ा। दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन पीपल एंड मूवमेंट फॉर अ सेपरेट बिहार स्टेट हेरल्डेड। तो इससे धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ तो लोगों के बीच में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता पैदा हुई धीरे धीरे, और फिर वो लोग एक अपने अलग बिहार राज्य के लिए मांग करने लग गया और बिहार के लिए आंदोलन शुरू होने लग गया। देखिए होता भी है, लोग जब अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो वो अपना अधिकार मांगना शुरू कर देते हैं। जब तक लोग सोए रहते हैं, अनजान रहते हैं,
लापरवाह होते हैं तो लोग, जो शासक होता है वो भी उनका शोषण करते रहता है, उनको कोई अधिकार नहीं देता है। उसे पता है कि किसी को होश ही नहीं है। लेकिन जहाँ लोगों में जागरूकता आ जाती है तो फिर वो मजबूर हो जाता है उनको जो मांग रहे हैं देने के लिए। तो जैसे लोगों में शिक्षा का विकास हुआ, लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए कि भाई हमें ये अधिकार, हमें ये अधिकार है। तो जब अधिकार के प्रति जागरूक हो गए तो अपने अधिकार मांगने लग गया। और जब देखे कि यहाँ उस समय, क्योंकि बंगाल में था बिहार, तो बंगाली लोग जो पढ़े लिखे ज़्यादा होते थे उनको हर जगह नौकरी मिलता था, हर जगह सुविधा मिलता था, इज्जत मिलता था। यहाँ के जो बिहारी, मतलब जो इस क्षेत्र के लोग थे जो कम पढ़े लिखे थे, उनको नहीं कोई सुविधा मिलता था, नौकरी मिलता था। तो धीरे धीरे इनमें जागरूकता पैदा हुई, तो ये लोग अपने राज्य के लिए मांग करने लग गए कि भाई हमें जो है हमारे साथ भेदभाव करते हो, हमें नहीं देते हो, नौकरी नहीं देते, हमें अपना बिहार राज्य चाहिए। तो उसी तरह अब देखिए वही हाल हुआ फिर बाद में झारखंड का। जब बिहार बन गया था तो झारखंड के लोगों को नेग्लेक्ट, क्योंकि आदिवासी थे, अपने अधिकार नहीं सोए रहते थे, तो झारखंड को नेग्लेक्ट किया गया बहुत। हाँ, बाद में अलग बात है कि आज अलग राज्य बना के भी खाली लूटे खसोट चल रहा है, तो जो है। लेकिन खैर अब चलिए, तो वो लोग भी अपना जो है, जैसे झारखंड मांगा, उत्तराखंड मांगा, छत्तीसगढ़ मांगा, जितने राज्य सब नए बने, इसी तरह से होता है। जब लोगों में जागरूकता आ जाती है अपने अधिकारों के प्रति तो फिर अपना विकास चाहते हैं, और जब पुरानी सरकार उनका विकास नहीं करना चाहती है तो वो नया राज्य की मांग करने लगता है। तो इसी तरह बिहार भी अपना एक अलग राज्य मांगने के लिए आंदोलन शुरू हो गया जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ। तो ये तो था इन जनरल मॉडर्न एजुकेशन पर। अब इसमें पर्टिकुलर आते हैं थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल एजुकेशन पर। तो टेक्निकल एजुकेशन पे जहाँ कि हम इंजीनियरिंग या साइंस इन सब की बात करते हैं, या एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, सिविल है, जो भी। टेक्निकल एजुकेशन देखिए, टेक्निकल एजुकेशन गॉट स्प्रेड वेरी लेट इन बिहार। बिहार में जो है टेक्निकल एजुकेशन का शुरुआत काफ़ी लेट हुआ। Except few technical educational institutions, formation of most institutes occurred only after organization of a separate Bihar province, that is after 1912 AD। कहा जा रहा है कि कुछ एक आध दो टेक्निकल शिक्षा के संस्थान को छोड़ के ज़्यादातर जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान हैं, उनका जो है इस्टेब्लिशमेंट अलग बिहार राज्य बना जो कि 1912 में, उसके बाद ही हो पाया। उससे पहले जब कंबाइंड था बंगाल, उस समय तक बहुत ही कम बिहार क्षेत्र में कुछ एक दो को छोड़ के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स नहीं बने थे। Beginning of higher education in Bihar is considered to be after establishment of Patna College in 1863 AD। तो 1863 में जब पटना कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, याद रखेंगे पटना कॉलेज का 1863 पूछा जा सकता है, बिल्कुल। पटना कॉलेज की जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बाद ही हायर एजुकेशन की शुरुआत को हम मान सकते हैं बिहार में। एनिमल ब्रीडिंग एंड डेयरी फार्म वॉज फाउंडेड इन 1902 AD इन समस्तीपुर पूसा, जो कि आज का पूसा कॉलेज हो गया। तो उस समय इसको शुरुआत किया गया था एक फार्म के तौर पर, एनिमल ब्रीडिंग एंड डेयरी फार्म, जहां एनिमल को ब्रीड किया जाता था, यानी एनिमल को रिप्रोडक्शन के लिए उसको ले जाते थे, एंड डेयरी फार्म, और डेयरी का वहाँ होता था दूध वगैरह कलेक्शन का। तो वाज फाउंडेड इन 90, कब हुआ था पूसा? 1902 में। लॉर्ड है, लोड नहीं, सॉरी मिसप्रिंट है, लॉर्ड कर्जन established agricultural research laboratory in 1904 AD, which came to be known as Imperial Agricultural Research Institute in 1919 AD। तो लॉर्ड कर्जन ने जो है एक एग्रीकल्चरल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की थी 1904। देखिए, लॉर्ड कर्जन जो था उसने भी बहुत ही कदम उठाए थे देश के लिए, उसको भी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था एक समय। लॉर्ड कर्जन को भी जो है, जो हम लोग जो इतिहास की किताबें 1950 या 1947 के पहले लिखी गई थी,
उस समय तक का जो इतिहास लिखने का तरीका था, जो सोच थी, उसमें लॉर्ड कर्जन को ही फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने इतने नए नए कदम उठाए थे सरकार में, जब वाइसरॉय थे यहाँ, कि जो है उसके कारण बहुत सारे उन्होंने नए नए, और एक समय तो आईएएस में क्वेश्चन आया था कि कर्जन और नेहरू हालांकि अलग अलग समय में थे, लेकिन फिर भी दोनों ने में बहुत ज़्यादा एक जैसी समानताएं थी, लिखिए। तो जिस तरह आज हम लोग को बताया जाता है, हम बताते हैं कि भाई नेहरू थे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडिपेंडेंट की, बहुत सारे जो उन्होंने इस तरह के नए नई चीज़ों को इस्टेब्लिश किया ताकि देश का विकास हो सके, नेहरू ने। तो उसी तरह एक समय कर्जन ने भी किया था। हालांकि कर्जन को आजकल बहुत नेगेटिव लाइट में ही पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में, उनके पॉजिटिव चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता है, केवल इसलिए कि बंगाल को बांट दिया था। तो बंगाल को बांट दिया था तो भाई उस समय का वो अपना गवर्नर था, उसको अपना शासन चलाना था, भारतीयों का सेवा करने के लिए थोड़े यहाँ आया था। तो खैर, लेकिन उसने बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें की थी लॉर्ड कर्जन ने, जिसके बारे में बहुत कम यहाँ तो नहीं, यूपीएससी में थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, जो पढ़ते हैं। तो उसको भी फादर ऑफ मॉडर्न, तो देखिए लॉर्ड कर्जन ने ही ये एग्रीकल्चरल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की थी 1904 में, जिसको आगे चल के इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा गया 1919 में, जो कि बाद का जो है आज का हमारा IARI है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो यही है। Few years after the formation of Bihar province, पटना यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1917 AD। और बाद में जब बिहार एक अलग राज्य बना तो 1917 में यहाँ के लिए एक अपनी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, पटना यूनिवर्सिटी, जो भी आपको बताया। एंड प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1925 AD, which later became famous by the name of Patna Medical College। तो उस समय जो है 1925 में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका नाम उस समय था प्रिंस ऑफ वेल्स, जो उस समय के राजकुमार के नाम पर प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, जो कि आज हमारा जाना जाता है PMCH के नाम से, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उस समय। ठीक है, तो पटना मेडिकल कॉलेज जो है ये पहले 1925 में स्थापना हुआ था प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से। तो हाँ, आगे देखेंगे। सैयद इमदाद अली फाउंडेड बिहार साइंटिफिक सोसाइटी इन मुजफ्फरपुर इन 1972 AD। उसी तरह उस समय एक दौर चला था इंडिया में, जब साइंस का शिक्षा का विकास हो रहा था, हर जगह साइंस की शिक्षा दी जा रही थी, तो जगह जगह पर साइंटिफिक सोसाइटी इस्टेब्लिश किए जा रहे थे, जहाँ की साइंस के कार्यों पर चर्चा करने के लिए, उनको और बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो बड़े बड़े प्रोफेसर और ये सब साइंटिस्ट लोग इसमें बैठक करते थे। तो ऐसे साइंटिफिक सोसाइटी हर जगह इस्टेब्लिश किए जा रहे थे। तो उसी तरह बिहार में सैयद इमदाद अली ने बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की मुजफ्फरपुर में 1972 AD में। This institution proved quite helpful for studies in engineering। तो ये जो संस्था थी, ये इंजीनियरिंग में शिक्षा के लिए में काफ़ी मददगार साबित हुई, इंजीनियरिंग की शिक्षा देने में, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। A survey school relating to studies in engineering was established in Patna in 1874 AD, which later came to be known by the name School of Engineering, and later it became famous as Bihar College of Engineering। तो एक और जो है स्कूल, सर्वे कहा जाता है, सर्वे जो किया जाता है, आप लोग पढ़े ही है, सिविल सर्वे जो होता है। तो और इंजीनियरिंग में पढ़ाई को लेके एक सर्वे स्कूल स्थापना किया गया पटना में 1874 में। उसका नाम शुरुआती क्या था? सर्वे स्कूल। बाद में जिसका नाम रखा गया उस समय स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, और आगे चल के और फिर उसका नाम पड़ा बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग,
जिसको हम पटना इंजीनियरिंग कॉलेज कहते थे, और आज के डेट में उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा 2004 में दिया गया। वॉज लिखा भी है, लेटर इट बिकेम फेमस एज बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। द बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वॉज गिवन स्टेटस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2004। अब जो है NIT जो हो गया है पटना का। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल by passing a resolution started Ayurvedic education system in the year 1921। और फिर आगे चल के 1921 में जो है बिहार की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उस समय की जो विधानसभा थी, उसने एक अपना प्रस्ताव पारित करके यहाँ आयुर्वेदिक शिक्षा व्यवस्था चालू की 1921 में। Resultantly, Government Ayurvedic School was opened in Patna in 1926 AD। तो इसके कारण 1926 में पटना में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल एक शुरू किया गया था। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग आर्ट्स इन बिहार, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स was established in Patna in 1939 AD। आगे चल के फिर जो आर्ट्स, जो कलाएं होती हैं, कलाओं के शिक्षा के बढ़ावे के लिए पटना में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट शुरुआत किया गया 1939 में। पटना साइंस कॉलेज, by separating it from Patna College, was formed in 1927 AD with the aim of encouraging studies of science in बिहार। तो बाद में जो पटना जो साइंस फैकल्टी था पटना कॉलेज का, उसको अलग एक कॉलेज का दर्जा दे दिया गया, पटना साइंस कॉलेज नाम उसको रख दिया गया, ताकि साइंस के जो है शिक्षा को बिहार में बढ़ावा दिया जा सके, अलग से साइंस पर फोकस। 1927 पटना, पहले पटना कॉलेज का ही था हिस्सा, फैकल्टी ऑफ साइंस था, तो साइंस फैकल्टी डिपार्टमेंट को अलग एक कॉलेज का दर्जा दे दिया गया, पटना साइंस कॉलेज जिसको कहा गया, ताकि साइंस के एजुकेशन पर फोकस किया जा सके, डेवलप किया जा सके। ये किया गया 1927 में। गवर्नर ऑफ बिहार सर हेनरी मिलर founded Bihar Veterinary School in 1927 AD in Patna, which took the form of a college in 1947। तो आज जो ये वेटनरी कॉलेज है यहीं एयरपोर्ट के पास, तो इसकी स्थापना उस समय के गवर्नर सर हेनरी मिलर ने की थी 1927 में, बिहार वेटनरी स्कूल के नाम से, जो कि आगे चल के 1947 में जिसको कॉलेज का रूप दे दिया गया। Darbhanga Medical School was established in the 1940 decade and this school later became famous as Darbhanga Medical College and Hospital। उसी तरह 1940 के दशक में, मतलब अब एक दिन में तो बनता नहीं है, बनने में धीरे धीरे बना, तो 1940 के डेकेड में दरभंगा मेडिकल स्कूल की स्थापना हुई, जो कि आगे चल के दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नाम से आज फेमस। A number of technical institutes were formed by central and state governments after getting independence। और जब आज़ादी मिली तो उसके बाद कई सारे जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए। A branch of BIT extension was formed in Patna in 2006 for इंजीनियरिंग एजुकेशन। BIT जो बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मेसरा, उसका एक ब्रांच यहाँ भी शुरुआत किया गया 2006 से इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए। एज अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन वॉज फॉर्म्ड इन पटना इन ईयर 2008 एंड इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन ईयर 2000। ये नए डेवलपमेंट्स हैं। यहाँ जो चंद्रगुप्त मैनेजमेंट कॉलेज जो है यहाँ मीठापुर में, ये 2008 में बना, और वहीं पर इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है 2015 में जो लेटेस्ट बना है नया। अभी नई बिल्डिंग बन भी रही है, कुछ चल रहा है काम, आर्यभट्ट और ये सब कई सारे। इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस वर ओपनड एट मेनी प्लेसेस इन बिहार। तो ये इंजीनियरिंग और मेडिकल के कई जगह में कॉलेजेस शुरुआत किए गए बिहार में। IIT was established in Patna in year 2008। 2008 में फिर पटना में IIT की शुरुआत हुई।
Similarly, in the year 2008, engineering colleges were opened in Darbhanga, Nalanda and Gaya. तो 2008 में कई इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए दरभंगा में, नालंदा में, गया में. The state government opened medical college in Betia in 2009. 2009, and in Madhepura in 2010, keeping in view providing medical facilities. तो मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य में बेतिया और मधेपुरा में 2009-10 में जो है मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई है. एम्स वाज इस्टेब्लिश्ड इन पटना इन ईयर 2012 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और पटना में एम्स जो है स्थापित किया गया 2012 में केंद्र सरकार के द्वारा. करेंटली एग्रीकल्चर हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ एन इंडस्ट्री इन बिहार and a number of research centers have been opened for its development. और एग्रीकल्चर को बिहार में इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाता है. अब ये समझाऊंगा इकोनॉमी में कि ऐसा क्यों किया गया. तो क्योंकि हमारे यहाँ का जो मेन, जब झारखंड के अलग हो जाने के बाद से जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा एग्रीकल्चर ही रह गया है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर को भी यहाँ एक इंडस्ट्री की तरह ट्रीट किया जाता है, उद्योग की तरह दर्जा दिया जाता है. तो इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जुड़े हुए जो, क्योंकि बहुत सारे लाभ जो है वो इंडस्ट्री के लिए दिए जाते हैं, तो वो अप्लाई नहीं हो पाते हैं, जबकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लिमिटेड है बहुत, एग्रीकल्चर ही ज़्यादा है. तो इसलिए इंडस्ट्री सेक्टर को जो लाभ मिले, दिया जाता है, वो एग्रीकल्चर के लिए भी दिया जा सके, इसी के लिए एग्रीकल्चर को हमारे यहाँ इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है. तो यही लिखा गया है कि करेंटली एग्रीकल्चर हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ एन इंडस्ट्री इन बिहार एंड अ नंबर ऑफ रिसर्च सेंटर्स हैव बीन ओपन्ड फॉर इट्स डेवलपमेंट. और कृषि के, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कई सारे रिसर्च सेंटर भी स्टार्ट किए गए. द ईस्टर्न रीजनल ऑफिस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन पटना. और इंडिया का जो एग्रीकल्चर पर रिसर्च करने का काउंसिल है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल, उसका इस रीजनल ऑफिस, ईस्टर्न यानी पूर्वी जो है देश का पूर्व क्षेत्रीय जो ऑफिस है, ब्रांच है, पटना में खोला गया. एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन मुजफ्फरपुर. और कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वो मुजफ्फरपुर में जो है स्थापित किया गया. मेज रिसर्च सेंटर हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन बेगूसराय. बेगूसराय में जो है वो मक्का पर जो है रिसर्च सेंटर, मक्का शोध संस्थान बोलते हैं, स्थापित. नहीं, पूछा जा सकता है, हाँ, बिहार के जो उसमें पूछा जा सकता है, बिहार के सेक्शन में पूछ सकता है कि मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ है बिहार में. ये सब जानना होगा, ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे बिहार पर्पज से इम्पोर्टेंट है ये. हाँ, तो बेगूसराय में है मेज रिसर्च सेंटर. वाटर मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन पटना विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग एग्रीकल्चर. उसी तरह वाटर मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर यानी कि पानी के इस्तेमाल को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जाए, उसके लिए रिसर्च सेंटर बनाया गया पटना में, ताकि एग्रीकल्चर को और उसमें पानी का बढ़ावा दिया जा सके. In this way, it can be said that development of modern technical education that began in British period is continuing in present times. तो ये कहा जा सकता है कि जो ब्रिटिश के समय हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन की शुरुआत हुई थी, वो आज भी जो है वो चल रहा है, ठीक है, और लगातार सरकार उसमें लगी हुई है. जो भी आज की सरकारें हैं वो उसमें लगी हुई हैं ऑल्सो. तो ये जो है आपका ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार का टॉपिक था, ये ख़त्म हो गया. तो इस तरह हमने आज देखा कैसे कैसे जो टेक्निकल एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन का बिहार में ग्रोथ हुआ. इसको पूरा लिख लीजिएगा. हाँ, बकास्ट बचा हुआ है, बकास्ट को बताएंगे, आज नहीं बताएंगे उसको. इकोनॉमिक सर्वे अभी होगा कि
हिस्ट्री होगा यही कंटिन्यू, रिटर्न वाला हिस्ट्री मतलब कि ऑप्शनल वाला सब मिला के। नहीं, जैसा आप कहिए करा देंगे। तो वही सही रहेगा ना, करा